स्वागत है आप सभी का। आज हम 9th क्लास का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है ध्वनि या साउंड। अपने आसपास हम दिन भर में बहुत सारी ध्वनियाँ सुनते हैं, जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं बस की आवाज़, कारों की आवाज़, हॉर्न की आवाज़, विभिन्न प्रकार के चिड़ियों के चहचहाट की आवाज़, बोलने की आवाज़, चिल्लाने की आवाज़, ऐसी कई सारी ध्वनियाँ हम दिन भर में सुनते हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर ये ध्वनि कैसे उत्पन्न होती हैं और कैसे हम तक वो पहुंचती हैं। इन्हीं सारे सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ध्वनि की। ये ध्वनि क्या होती है, तो चलती है प्रारंभ करते हैं अपने इस टॉपिक। तो ध्वनि क्या है? ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे कानों में सुन सकने का संवेदन उत्पन्न करती है। ध्वनि क्या है? ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे कानों में सुन सकने का क्या उत्पन्न करती है? संवेदन उत्पन्न करती है। जैसा कि हम पहले ही क्लास में पढ़ चुके हैं कि ऊर्जा को हम ना तो बना सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे मैंने अभी थाली बजाई तो क्या हुआ, इसमें मेरी कौन सी एनर्जी ध्वनि में परिवर्तित हुई, ये आप बता सकते हैं? तो मेरी जो मांसपेशियों में जो एनर्जी थी एटीपी के रूप में, वो ध्वनि में परिवर्तित हो गई। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गई बात ध्वनि की। अब बात करते हैं कि ध्वनि का उत्पादन कैसे होता है। तो किसी वस्तु को कंपित करके ध्वनि का उत्पादन किया जा सकता है। कंपित करके, अब एक कंपन क्या है? तो कंपन क्या है? किसी वस्तु का तेजी से बार बार अपनी साम्य स्थिति के इर्द गिर्द गति करना कंपन कहलाता है। आपने स्कूल की घंटी देखना और उसे बजा के देखना, जब हम उसे बजाते हैं तो फिर उसे छूकर महसूस करना, उसमें एक झंझनाहट महसूस होती है, उसी को कहते हैं हम कंपन। किसी भी वस्तु को बजाना और उसे टच करके देखना कि उसमें झंझनाहट उत्पन्न होती है कि नहीं, उसमें कंपन होता है कि नहीं। तो वे सभी वस्तुएं जिनमें कंपन होता है, उन सभी वस्तुओं में ध्वनि उत्पन्न होती है। तो हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु में कंपित करके हम ध्वनि का उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है। अगर हम अपने शरीर की बात करें तो मनुष्य में वाक ध्वनि उसके वाक तंतु यानी वोकल कॉर्ड के कंपित करने से होती है। अपने गले पर जरा 2 उंगली रखकर चेक करो, क्या हमारा गला भी कंपन कर रहा है? हमारा कंठ भी कंपन करता है? जी हाँ, बिल्कुल, हमारे कंठ भी क्या कर रहा है? कंपन कर रहा है। इसी के कारण तो हमारी ध्वनि उत्पन्न हो रही है। इसी प्रकार से आगे बात करते हैं। आगे अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र जैसे ढोल, तबला, ढोलक आदि में कसी हुई झिल्ली नुमा खाल के कंपन उत्पन्न करने से ध्वनि प्राप्त की जाती है। अनेक वाद्य यंत्र मजीरा, घंटा, जल तरंग इत्यादि में 2 वस्तुओं की टकराहट से कंपन उत्पन्न करने ध्वनि प्राप्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त उखाड़ने, खरोंचने, रगड़ने, फूंकने, हिलाने आदि से भी विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न की जा सकती हैं। तो आपको ये निष्कर्ष निकलता है कि जिस भी किसी वस्तु में ध्वनि उत्पन्न होती है तो उसमें कंपन होना चाहिए, बिना कंपन की ध्वनि उत्पन्न नहीं हुई। अब हम ध्वनि का उत्पादन तो होगा, अब हम बात करते हैं कि ध्वनि का संचरण कैसे होता है, आखिर वो हमारे पास तक पहुंचती कैसे है। तो ध्वनि को संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता होती है। अब ये माध्यम क्या होता है? माध्यम कुछ भी हो सकता है, ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, गैस हो सकता है, कोई भी हो सकता है माध्यम, जिसके माध्यम से वो ध्वनि हम तक पहुंचती है। ध्वनि माध्यम से होकर ही उत्पत्ति स्रोत से सुनने वाले तक पहुंचती है। जब कोई वस्तु कंपित होती है तो उसके चारों ओर विद्यमान माध्यम के कणों को कंपायमान कर देती है और कंपायमान माध्यम के कण हमारे कानों तक स्वयं गति करके नहीं पहुंचते। अब क्या होता है, जैसे ही हमने कोई चीज़ जैसे स्कूल की घंटी बजाई तो उसमें कंपन उत्पन्न होगा और वो कंपन उसके आसपास जो वायु के कण हैं, वायु के मॉलिक्यूल्स हैं, उन कणों को क्या कर देगी? कंपित कर देगी, उनमें विक्षोभ उत्पन्न कर देगी, डिस्टर्बेंस उत्पन्न कर देगी, जिससे उनमें भी क्या होगा? कंपन होगा। और जो वायु के कण हैं वो चलकर आपके पास नहीं जाएंगे, बल्कि वो अपनी ऊर्जा को दूसरे कणों में क्या कर देंगे? ट्रांसफर कर देंगे।
इस प्रकार एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते हुए वो ध्वनि हम तक पहुंच जाएगी। आगे कैसे चलेगी? कंपायनमान माध्यम के कण अपने निकटवर्ती कणों पर बल लगाते हैं, जिससे वे कण अपनी संतुलित अवस्था में विस्थापित हो जाते हैं। ये विस्थापित कण संचरण की दिशा में आगे के कणों पर बल लगाकर उन्हें विस्थापित करते हैं। एक क्रम आगे तक जारी रहता है तथा पीछे छूटे हुए कण अपनी मूल अवस्था में वापस लौट आते हैं। यह प्रक्रिया चलती रहती है जब तक कंपन हमारे कानों तक नहीं पहुंच जाता। तो जब हमने स्कूल की घंटी बजाई तो अपने वो पास वाले कणों को क्या कर देगा? कंपायनमान कर देगा और वो ऑसिलेट करेंगे, वो इधर उधर होंगे, कंपित होंगे और आगे अपनी ऊर्जा को ट्रांसफ़र करते हुए जाएंगे। और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि हमारे कानों तक ध्वनि नहीं पहुंच पाती। अब हम आपको एक वीडियो दिखाने वाले हैं जिसमें हम किसी वस्तु को कंपित करके दिखाएंगे। अब यहाँ पर आप देखना, मान लो ये स्कूल की घंटी है, इसको हम क्या करेंगे? बजाएंगे तो ये अपने पास वाले कणों को क्या कर देंगे? कंपायमान कर देंगे। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं, इस प्रकार से पैटर्न बनेगा और ये माध्यम के कण क्या है? एक दूसरे को कंपायमान करते हुए हमारे कानों तक को क्या पहुँचा देंगे? ऊर्जा बने। इसमें दो प्रकार के हमको वो देखने को मिलते हैं। एक, जहाँ जो माध्यम के कण पास पास होते हैं उन्हें बोलते हैं हम कंप्रेशन यानी संपीड़न, और जहाँ माध्यम के कण दूर दूर होते हैं उसे बोलते हैं हम रेयरफैक्शन या ब्रेन। तो आपको पूरी तरह समझ में आ गई होगी कि जब हम किसी चीज़ में कंपन उत्पन्न करते हुए तो वो अपने पास वाले कणों को भी कंपन कर देते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जैसे ही हमारे से पास ये छड़ी है, इसको जब हम कंपित करेंगे तो दो पैटर्न हमें देखने को मिलेंगे। एक रेयरफैक्शन, जहाँ माध्यम के कण क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। ठीक है, और जहाँ माध्यम के कण पास पास होते हैं उन्हें बोलते हैं हम कंप्रेशन यानी संपीड़न। आगे चलते हैं। इस प्रकार माध्यम में ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ भी संचारित होता है, ना कि माध्यम के कण। इस बात से हम निष्कर्ष निकालते हैं कि कंपित वस्तु से उत्पन्न विक्षोभ माध्यम में गति करते हुए आगे बढ़ता है। माध्यम के कण विक्षोभ को आगे बढ़ाकर मूल अवस्था में आ जाते हैं। ध्वनि तरंग एक विक्षोभ है जो माध्यम से होकर गति करता है। ध्वनि को एक तरंग के रूप में माना जाता है। ध्वनि तरंगों को माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए हम इसे यांत्रिक तरंगें कहते हैं। अब यहाँ से दूसरा टॉपिक स्टार्ट होता है और वो होता है तरंग कि आखिर ये तरंग क्या है, यांत्रिक तरंगें क्या हैं और ध्वनि तरंग। तो वैसे कि माने तो तरंगें दो प्रकार की होती हैं, एक यांत्रिक तरंगें और एक विद्युत चुम्बकीय तरंगें। विद्युत चुम्बकीय तरंगें वे तरंगें होती हैं जो निर्वात में गमन करती हैं, जबकि अयांत्रिक तरंगें वे तरंगें होती हैं जो माध्यम की ज़रूरत होती है। यांत्रिक तरंगों को हम दो भागों में बांटते हैं, एक अनुप्रस्थ तरंग और एक अनुदैर्ध्य तरंग। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अनुदैर्ध्य तरंग, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होती हैं? तरंग जिसमें माध्यम के कण उसी दिशा में आगे पीछे कंपन करते हैं जिसमें तरंग गति कर रही होती है, अनुदैर्ध्य तरंग कहलाती है। अभी आपने एक वीडियो देखा, तो वो क्या था? ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग कैसी तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग, क्योंकि उसमें माध्यम के कण उसी दिशा में कंपित हो रहे जिसमें तरंग गति कर रही। तो ऐसी तरंगों को कहते हैं हम अनुदैर्ध्य तरंग। अतः माध्यम के कण क्षैतिज दिशा में आगे पीछे कंपन करते हैं। जो अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं वो सभी तीनों माध्यमों ठोस, द्रव व गैस में उत्पन्न की जा सकती हैं। ठीक है, इसमें दो क्षेत्र बनते हैं, संपीड़न और विलयन। संपीड़न के मध्य कण सामान्य अवस्था की अपेक्षा एक दूसरे के पास पास होते हैं, जिसमें माध्यम के घनत्व के अस्थायी रूप से वृद्धि, फलस्वरूप दाब में भी वृद्धि होती है। विलयन के माध्यम से कण समान स्थिति की अपेक्षा दूर दूर होती हैं, जिससे माध्यम के घनत्व में कमी, फलस्वरूप दाब में भी कमी होती है। अतः कह सकते हैं कि संपीड़न उच्च दाब का क्षेत्र है और विलयन निम्न दाब का क्षेत्र है। अब दूसरी तरंगें जो होती हैं वो होती हैं अनुप्रस्थ तरंगें। अनुप्रस्थ तरंगें कैसी होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगें सुरंग और गर्त के रूप में गति करती हैं, यानी ऊपर नीचे की ओर गति करती हैं। तो अनुप्रस्थ तरंगों की परिभाषा हम किस प्रकार से दे सकते हैं
इसी प्रकार से जैसे कि वे तरंगें जिसमें माध्यम के कणों के दोलन की दिशा एवं तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत होती है, अनुप्रस्थ तरंगें कहलाती हैं। जैसे कि तालाब के जल की सतह पर ऊपर जल तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। एक लंबी स्प्रिंग के एक सिर को जिसका दूसरा सिरा हुक से स्थिर रखा हो, तेजी से ऊपर नीचे गति देने से उत्पन्न तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। आइए हम चित्र के माध्यम से इसे और स्पष्ट रूप से समझिए। यहाँ दोनों तरंगों के चित्र दिए गए हैं। ऊपर जो तरंग है वो है अनुदैर्ध्य तरंग और जो नीचे वाली जो तरंगें हैं वो अनुप्रस्थ तरंग है। तो आप देख रहे हैं जो ऊपर वाली तरंगें हैं वो संपीड़न और विलयन के रूप में चलते हैं। आप जो दूर दूर जो मॉलिक्यूल्स देख रहे हैं, कण देख रहे हैं, उसको बोलते हैं रेयरफिकेशन यानी विलयन, संपीड़न, विलयन, संपीड़न। जबकि जो अनुप्रस्थ तरंगें हैं वो इस प्रकार से चलती हैं। वो ऊपर वाले भाग को बोलते हैं हम सुरंग और नीचे वाले भाग को बोलते हैं गर्त। तो जो अनुप्रस्थ तरंगें हैं वो सुरंग और गर्त के रूप में चलते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम जानेंगे तरंग की विशेषताएं, तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति, आवर्तकाल, आयाम, वेग। वो वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है।